जी नमस्कार, स्वागत है आपको आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू किया था, गवर्नर जनरल और वाइसराय। और इस टॉपिक से संबंधित 2 लेक्चर हम पहले ही यूट्यूब पर बना चुके हैं और ये अपना तीसरा लेक्चर होने वाला है इस टॉपिक पर। तो यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल SGY साइंस क्लासेस पर जाकर के उसे देख सकते हैं। और ये तीसरा टॉपिक होगा और आपको बता दें कि हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से जितना भी PYQ बनता है पूरा का एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिस पर कि आपको पूरा डिटेल्स में उसका विवरण मिल सकता है। जाकर उसे पढ़िए, सीखिए और अपने लाइफ में सफलता की प्राप्ति कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। कहता है कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसने कहा? यह एक पका हुआ फल, अर्थात यह वह फल है, यानी यह वह चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में क्या हो जाएगा, टपक जाएगा। ये बात किसने कहा था? वेरिंग हेंगस्टीन ने कहा था, लॉर्ड बेलेंजली ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था या लॉर्ड कर्जन ने कहा था? किसने कहा था? तो ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और ये रहा डिस्कशन का वो श्रृंखला जिसमें कहता है यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का यह कथन अवध साम्राज्य के संदर्भ में वर्ष 1851 में कहा गया था। मतलब 1851 में लॉर्ड डलहौजी कहा था अवध को कि यह वह फल है जो कभी न कभी हमारे मुंह में टपक जाएगा। 5 वर्ष पश्चात 1856 में अवध को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया। वो 1851 में कहा और 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। और किस सिद्धांत के, किस नीति के तहत हड़पा, ये आपको पता होगा। हड़प नीति जिसका प्रतिपादन खुद लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। इस प्रकार से C आंसर हो जाता है अपना। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? चाहे वो लॉर्ड क्लाइव थे, क्या वो लॉर्ड बेंटिंग थे, लॉर्ड कर्नवालिस थे या लॉर्ड बेलेंजली थे? कौन थे जो कोलकाता में अपने लिए गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण करवाया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉर्ड बेलेंजली जो कब से कब तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे? तो 1798 से लेकर के 1805 तक, 1798 से लेकर के 1805 तक लॉर्ड बेलेंजली गवर्नर जनरल के पद पर रहे। वर्ष 1798 में सर जॉन सोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। इसने अपनी कार्यकाल के दौरान 1799 से 1803 में भारत के शासन व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए कोलकाता में गवर्नमेंट हाउस बनाया, जिसे वर्तमान में राज्य भवन कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नमेंट हाउस का निर्माण लॉर्ड बेलेंजली ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1798 में। और इसे अभी राज्य भवन कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये महान कार्य करने वाले कौन थे? तो ये लॉर्ड बेलेंजली थे। कौन थे ये? लॉर्ड बेलेंजली। यानी इस प्रकार से D जो होता है ये अपना सही आंसर हो जाता है। D इज द राइट आंसर। चलिए, कहता है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो रॉबर्ट फ्रांसिस था? क्या वो वेरिंग हेंगस्टीन था? क्या वो विलियम होजेस था या चार्ल्स कर्नवालिस था? कौन था उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्कशन नहीं दिया गया है। उस समय में कर्नवालिस था। लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से है, यानी C इसका सही आंसर हो जाता है।
आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि सैनिक विद्रोह जो कब हुआ था 1857 में। सैनिक विद्रोह 1857 के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सैनिक विद्रोह 1857 के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ए सही आंसर हो जाता है। और ये प्रश्न दो बार, वो भी एनटीपीसी में ही पूछा गया है, एक 7 अप्रैल 2021 को और फिर 9 जनवरी 2021 को। पहले जनवरी में पूछा, फिर अप्रैल में पूछा, दोनों फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट स्टेज में ही पूछा गया ये प्रश्न है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो डिस्कशन है, ये इसका डिस्कशन दे दिया है। ये जो स्लाइड है ये इसका आ गया है, यानी सी हो जाएगा। वैसे भी इसका आंसर ए होने वाला है, ये गलत है। ये जो है अस्थाई बंदोबस्त वाला का स्लाइड यहाँ टाइप हो गया है। तो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। वो इससे पहले वाला, यानी इसका डिस्कशन यहाँ आ गया है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ आ गया है, इसका डिस्कशन वहां चला गया है। तो हमने बताया था कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसका ना। तो आप यहां देख सकते हैं, कहता है कि इन्होंने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इसके तहत 10 वर्षीय अस्थाई लगान की व्यवस्था की गई, जो जमींदारों को प्रति वर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। यानी 11 में से 10 भाग सरकार को और 1 भाग ही जमींदारों को प्राप्त होता था अस्थाई बंदोबस्त में। कहता है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन कराया था? सृजन की पहल की थी। क्या वो लॉर्ड रिपन थे? क्या वो लॉर्ड इरविन था? क्या वो लॉर्ड रीडिंग था? या लॉर्ड बेवेल था? कौन था जो निर्वाचन स्थान का सृजन किया था? तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कि वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मायो प्रस्ताव में स्थानीय संस्थानों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति देने दी। मायो द्वारा उठाया गया कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा 1892 में इन संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। यानी ये कौन किया था? तो ये काम करने वाले महान भाव थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? ये लॉर्ड रिपन थे, यानी ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब यदि हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और प्रश्न कहता है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? क्या वो लॉर्ड कर्जन था? क्या वो लॉर्ड डफरिन था? क्या वो लॉर्ड हार्डिंग था? या लॉर्ड इरविन था? तो थोड़ा हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और ये कब से कब तक रहे? 1910 से 1926 तक थे। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। 1911 में भारत आए थे। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। यानी ये जो सिविल सेवा संबंधित जो रॉयल कमीशन है, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग जब भारत का वायसराय था तो उसी टाइम में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है कि भारत में सती प्रथा के उन्मूलन सबसे बड़ा सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश के द्वारा किया गया था। क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था? क्या वो सर चार्ल्स
मेटकाफ था या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था या लॉर्ड मैकले था? तो ये काम किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा उन्मूलन का काम करने वाले महानुभाव है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए अपनी बेसिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? क्या वो लॉर्ड रिपन है, क्या वो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है या लॉर्ड कैनिंग है? कौन है? तो देखिए जरा इसका डिस्कशन यहाँ दिया गया है और कहता है कि औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1908 में की थी। उस समय इसका अभिप्राय यह था कि अंतरिम मामले में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। बाद में 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की, लेकिन इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य के स्वरूप की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अस्पष्ट घोषणा पर संतोष प्रकट करने से इनकार कर दिया। यानी ये काम करने वाले थे लॉर्ड इरविन। अस्पष्ट प्रस्ताव डोमिनियन पर अस्पष्ट प्रस्ताव का घोषणा करने वाले कौन थे? लॉर्ड इरविन। यानी बी यहाँ से सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि भारत के लिए किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर एक्ट का प्रस्ताव दिया था? क्या वो लॉर्ड रीडिंग था, क्या वो लॉर्ड लॉरेंस था, क्या वो लॉर्ड लीटन था या लॉर्ड मायो था? किस समय वर्नाकुलर एक्ट आया था आप कमेंट करके बतलाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड लीटन भारत में वर्ष 1876 से 1880 तक वायसराय रहा। यह विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा वर्नाकुलर एक्ट कब 1878 पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी ये काम करने वाले थे लॉर्ड लीटन। कौन थे? लॉर्ड लीटन। यानी सी जो होता है यहाँ से सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय थोड़ी कहा, ये तो सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी तो भारतीय थे। लेकिन कहता स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय गवर्नर की बात करते तो सी राजगोपालचारी हो जाता। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारतीय की जब बात आएगी तब वो सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी जी ही थे। यानी स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल दोनों सी राजगोपालचारी है। लेकिन अगर सिर्फ स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तब वो लॉर्ड माउंटबेटन आ जाता है। कहता है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? क्या वो लॉर्ड मेयो है या लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड ऑकलैंड है या लॉर्ड डफरिन है? तो कौन है ये से काम करने वाले? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्कशंस दिया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है कि लॉर्ड मेयो जो 1869 से 1872 तक वायसराय रहे के समय भारत में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया गया था। उसे भारत का वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। 1872 में भारत में पहला जनसंख्या इसी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में ही पहली बार भारत में जनगणना हुआ था।
चलिए 1 मिनट, चलिए हाँ हुआ था। कहता है कि 1872 में भारत में पहला जनगणना इसी के शासनकाल में हुआ था। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार में एक अफगान जिसे शेर अली अफरीदी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या एक अफगान ने किया था जिनका नाम था शेर अली अफरीदी था। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रतिपादित किया था? तो वो महानुभाव थे लॉर्ड लीटन। कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लीटन भारत का वायसराय था। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। और प्रश्न कहता है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं अंतरिम खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड बेंटिंग था या लॉर्ड ब्लेंजली था? किसके द्वारा वो प्रतिपादित किया गया था? तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए ब्लेंजली जो कब तक 1798 से लेकर के 1805 तक वायसराय के पद पर रहे ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। लॉर्ड ब्लेंजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय सहायक शासक हैदराबाद के निज़ाम था। और ये संधि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद के निज़ाम था। निज़ाम ने सन 1798 में लॉर्ड ब्लेंजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। यानी ये काम सहायक संधि का प्रस्ताव कौन लाया था? लॉर्ड ब्लेंजली। और इसको स्वीकार करने वाले सबसे पहला शासक हैदराबाद के निज़ाम थे जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। प्रश्न भाग गया। देखिए कहता है कि सहायक संधि जो कब आया था? 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति था। तो ये लॉर्ड ब्लेंजली के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति था। चलिए ये एनटीपीसी में पूछा गया है, इसका डिस्कशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड ब्लेंजली जो 1798 से लेकर के 1805 तक वायसराय के पद पर रहे, भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था जिसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की थी। मैसूर तथा तंजौर क्रमशः पहले और दूसरे राज्य थे जिन्होंने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में 1803 में सिंधिया व भोसले तथा ग्वालियर की सिंधिया ने फरवरी 1804 में ब्लेंजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। आप देख सकते हैं सबसे पहले हैदराबाद के बाद इस सहायक संधि को दूसरे स्थान पर मैसूर के बाद तंजौर और उसके बाद अवध के नवाब, फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंत में 1803 में सिंधिया भोसले तथा सबसे अंत में ग्वालियर की सिंधियों ने 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।